गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। वेलकम टू द सेशन। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग अनुष्का, राकेश, अंकित, सोनाक्षी, आस्था, राहुल, विभोर, करण, रुद्र, कौशिक, नित्या, हर्षिता, अंशिका, राकेश, भाई साहब, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का आज के कार्यक्रम में। क्या हाल चाल है? लो भाई। आ गए हम मंडे के दिन पे। कैसी लगी? सही है। तो अब हमारी क्लासेस रीशेड्यूल हो गई हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, जो आपकी डिमांड थी कि सर कम से कम 4 क्लासेस तो दो हमारे को एक हफ्ते में। तो अब हम आ गए एक हफ्ते में 4 क्लासेस के अंदर। सही है। हाँ, चलो, वेलकम एक बार सभी बच्चों का फिर से आज के सेशन में। एंड आज शुरू करते हैं एक नया सेशन, एक नया टॉपिक। लेकिन 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 उससे पहले एक वोट हमारे नए टाइमिंग को लेकर। सही है ना? अब तो मन खुश हो गया होगा कि भैया 4 दिन क्लासेस होंगी, 3 दिन नहीं तो 4 दिन, जल्दी सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, बताओ भाई, सही है सब कुछ? मैं क्या सुन रहा हूं ये? अरे सर नहीं चाहिए थी 3 दिन, 4 दिन। ऐसे तो नहीं हो सकता, सबको चाहिए थी भाई। सही है, अभी बात चल जाएगा। कितने बच्चे खुश हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अरे 7 दिन नहीं दे सकते तुम्हारे को, 7 दिन तुम्हारे को ही पढ़ाते रहेंगे, बाकी कहां जाएंगे? और हम कहां जाएंगे? हमारी छुट्टी कब होगी? 7 7 दिन नहीं पढ़ा सकते भाई, 4 दिन काफी है, बहुत है। ठीक है। ओके। वरुण कह रहा है सर मुझे अकाउंट्स अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता। बेटे तुमने मेरी क्लास देखी होती तो समझ आता। ठीक है ना? स्टार्टिंग से देखी होती तो पक्का समझ आता। एनी हाउ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इजीएस्ट। क्या है ये? इजीएस्ट। चलो जी, शुरुआत मैंने कर दी लिखकर। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। बेटे 14 का सॉल्यूशन उसके नीचे दे तो रखा है। 14 का सॉल्यूशन ट्रायल बैलेंस दे तो रखा है नीचे, टोटल खुद लगाओ ना, टोटल खुद लगाओ। एक सेकेंड। 14 का क्वेश्चन नंबर 14, उसका टोटल दे तो रखा है नीचे। ये है इसका आंसर, ये आना चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हें कराया था, क्वेश्चन नंबर 15 उसका आंसर ये आया था ना। 15 का आंसर ये आया था। जब हमने जर्नल के बाद लेजर बनाया, लेजर के सारे बैलेंस निकाले, उसके बाद हमने एक बार ट्रायल बैलेंस बनाकर देखा, तो ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या आया था? ये आया था 15th क्वेश्चन में। तो 14th का आंसर ये आएगा। ठीक है ना? ये आएगा। मैं सारे लेजर सॉल्व नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता सारे लेजर सॉल्व, नहीं।
बेटे डीपीपी का आंसर डीपीपी के अंदर ही होता है, डीपीपी का आंसर तो डीपीपी के अंदर ही होता है। वन 180,782 आया था, 180,782, तो ये आया होगा। फिर चेक कर लो ना यार, तुम्हारा मैच हो जाएगा, आंसर मैच हो जाएगा, मैच। चलो ठीक है। हैंग हो गया। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन, ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी अभी मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि सर जर्नल में डाउट है या लेजर में डाउट है। प्रैक्टिस करो और करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस। ठीक है, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इजीएस्ट टॉपिक है, आराम से सुनना। अपने तरीके से कराता हूं तुम्हारे को, नहीं तो तुम तो शुरू ही नहीं करने दोगे भाई लोग। चलो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, बड़ा सिंपल है, सुनना मेरी बात को। अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने कहा था ना कि एक डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और हमने दोनों को रिकॉर्ड करना है, डेबिट को भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करना है, डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे, जो क्या बोलता था हमारे को, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता था कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट आर इक्वल। डबल एंट्री ये नहीं बोलता था, डबल एंट्री ने नहीं बोला तुम्हारे को कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। डबल एंट्री ने तुम्हारे को बोला कि हर ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें डेबिट भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना है। तभी जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है और कम से कम एक क्रेडिट होता है। लेजर पोस्टिंग भी जब तुम करते थे तो किसी एक लेजर के डेबिट में पोस्ट करते थे टू साइड पर, और फिर किसी एक लेजर के क्रेडिट पर पोस्ट करते थे बाय। यह है डबल एंट्री। लेकिन डुअल एस्पेक्ट यह कहता है कि जब भी डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं तो वो इक्वल होता है। जब भी डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं तो वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जब हमने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, तो ये तो बेटे डबल एंट्री के कारण लिखा है मैंने। दिस इज बिकॉज ऑफ डबल एंट्री, एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, डबल एंट्री। ठीक है कि एक डेबिट होना चाहिए, एक क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा, ये डुअल एस्पेक्ट बोलता है। ये कौन बोलता है? डुअल एस्पेक्ट। तो जब हम दोनों चीजों को इकट्ठे पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जब भी एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा तो वो इक्वल होंगे। तभी तो जोड़ के पढ़ते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। अब चाहे तुम यहां पर एक अकाउंट डेबिट कर लो, 4 अकाउंट क्रेडिट कर दो, या फिर 10 अकाउंट डेबिट करके 20 अकाउंट क्रेडिट कर दो, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट, हमेशा उनका टोटल तो सेम ही आता है। ओपनिंग एंट्री चेक करो, इतने सारे एसेट्स डेबिट टू इतने सारे लाइबिलिटीज टू कैपिटल, लेकिन हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आता है। तो इसका मतलब पूरी अकाउंटिंग, जो हमारी पूरी अकाउंटिंग है, वो एक चीज पर बेस्ड है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट
इक्वल होंगे। ये इसका सिद्धांत है हमारी अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का एक ही सिद्धांत है, एक ही रूल है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा। ठीक है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? जर्नल एंट्री से। जिसकी शुरुआत कहां से होती है? जर्नल एंट्री से। तो जब तुमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी तो एक अकाउंट को डेबिट किया, जितना डेबिट हुआ उतना ही तुमने दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री इस रूल को फॉलो करती है ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब चेक करो क्या लेजर भी इसको फॉलो करता है, क्योंकि तुमने जर्नल के बाद लेजर किया था। क्या लेजर भी इसी रूल को फॉलो करता है? बिल्कुल, चेक कर लो। एक अकाउंट कौन सा है? कैश। और एक अकाउंट कौन सा है? सेल। तुमने बोला कैश अकाउंट की डेबिट पर टू सेल 100, और तुमने बोला सेल अकाउंट के क्रेडिट पर बाय कैश 100। तो देख लो यहां भी डेबिट पर 100, क्रेडिट पर 100, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो जो जर्नल में आया डेबिट इक्वल टू क्रेडिट वही कंटिन्यू हो गया लेजर में, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। क्या ट्रायल बैलेंस भी ऐसे ही हुआ? चेक करो, ट्रायल बैलेंस में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ सर, ट्रायल बैलेंस में भी ऐसा ही होगा। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो एक डेबिट और एक क्रेडिट कॉलम होगा। अब अगर मैं इसका बैलेंस निकालूं तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस CD 100, और इसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD 100। ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, कैश अकाउंट। ये बैलेंस क्रेडिट का है, सेल अकाउंट, और कोई ट्रांजैक्शन करी ही नहीं है, तो अगेन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो एक बात समझ आ गई हमारे को कि अकाउंटिंग प्रोसेस में जैसे मर्जी चलते जाओ, आप जितना मर्जी आगे तक जाओगे, हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर ही आने वाला है, क्योंकि उसका जन्म ही इक्वल से हुआ है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही इक्वल है। तो वो जर्नल में अगर इक्वल है तो वो लेजर में भी इक्वल गया, लेजर के बाद वो ट्रायल में भी जाएगा, इक्वल जाएगा। इसके बाद जहां भी जाना है बेटे उसने इक्वल ही जाना है। तो एक ही रूल बना कि डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अब इस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट को हमने एक इक्वेशन का रूप दे दिया। इसी को अगर मैं एक इक्वेशन में लिखूंगा तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी सिद्धांत को, इसी रूल को अगर मैं एक इक्वेशन का फॉर्म में लिखूंगा, इक्वेशन समझते हो? मैथमेटिकल इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैथमेटिकल इक्वेशन ही तो है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैं इसी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगी इक्वल टू एक राइट हैंड साइड होगी, तो ये बन जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लेफ्ट हैंड साइड मींस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर फिर ये इस पर कैसे बेस हुआ? आपने तो बोला था ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस पर बेस्ड है, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहां पर तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नजर नहीं आ रहा। अरे बेटे कैसी बातें करते हो, आ तो रहे, नजर आ रहे। डेबिट एसेट होते हैं, एसेट हमेशा डेबिट ही होते हैं। लायबिलिटीज को हमेशा तुमने क्रेडिट किया था, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। कैपिटल को तुमने क्रेडिट किया था और ये इक्वल टू बीच में रह गया, तो बन गई ना अकाउंटिंग इक्वेशन। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट के बेस पर बनी कि नहीं बनी? बनी। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। यही है फंडा अकाउंट्स का। डेबिट इज इक्वल टू
क्रेडिट। तो इसका मतलब एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और दो क्रेडिट हो गए, दो क्रेडिट हो गए, दो क्रेडिट नहीं, ये क्रेडिट ही है, ये टोटल क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट। क्रेडिट प्लस क्रेडिट को दो क्रेडिट थोड़ी लिखते हो तुम, क्रेडिट प्लस क्रेडिट को क्रेडिट ही बोलते हो। अरे बेशर्मो, डेबिट में डेबिट प्लस होके डेबिट ही बनेगा ना, और क्रेडिट में क्रेडिट प्लस होकर क्रेडिट ही तो बनेगा। डेबिट में क्रेडिट प्लस होके माइनस हो जाता है, और क्रेडिट में डेबिट प्लस होके माइनस हो जाता है। एक बच्चा कह रहा था डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ओके, सही है। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन की, अभी खत्म कहां से हो गया। तो सर आपने बोला कि एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करो कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं, इसको प्रूव करो। तो मैं बड़ा एक सिंपल सा एक तुमसे सवाल पूछूंगा, तुमने उसका मुझे जवाब देना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा। मैंने एक कार खरीदनी है, मैंने एक कार खरीदनी है, कार है 5 लाख रुपए की। कार कितने की है? 5 लाख रुपए की। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये कार खरीद ली, लेट अस से मैंने ये 5 लाख रुपए की गाड़ी मैंने खरीद ली, तो बताओ मुझे ये जो मेरी कार है, कार ये मेरा एसेट है कि मेरी लायबिलिटी है? ये कार अगर मैंने खरीद ली तो क्या ये कार मेरा एसेट है या लायबिलिटी है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कार मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? हाँ, अब बच्चा क्या एसेट है, एसेट है, तो मैं लिख देता हूं कार मेरे लिए एसेट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मजा आ गया। कार आपके लिए सर एसेट है, ओके। अब मुझे बताओ, ये कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? भाई कार कितने की है? 5 लाख रुपए की। मैं कार के शोरूम के पास गया, मैंने उनको बोला ये कार चाहिए मुझे, वो कहते जी 5 लाख रुपए लगेंगे, लाओ 5 लाख रुपए। बेटे मेरे पास 5 लाख कहां से आएंगे? मेरे पास 5 लाख कहां से आएंगे? सर दो ही तरीके हैं पैसे लाने के। ये 5 लाख रुपए दो ही जगह से आ सकते हैं, या तो सर आपके ये खुद के पैसे होंगे, या तो ये आपके खुद के पैसे होंगे, या फिर आप लोन लोगे। दो ही तरीके हैं ना यार। या तो 5 लाख की गाड़ी मैं अपने पैसों से खरीद लूं, पूरे के पूरे अपने पैसे दूं और 5 लाख की गाड़ी खरीद लूं, या फिर पूरा का पूरा लोन ले लूं और 5 लाख की गाड़ी ले लूं। दो ही ऑप्शन है। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो 3 लाख रुपए हैं अपने, तो इसका मतलब सर आपको फिर 2 लाख का लोन लेना पड़ेगा, तभी तो 5 लाख पूरे होंगे। तो मैं अगर अपने पैसे, ओन फंड्स, अपने पैसे 3 लाख रुपए लगाऊंगा तो मुझे लोन के 2 लाख रुपए लेने पड़ेंगे। इसको उल्टा भी कर सकते हो, अगर मैं अपने 2 लाख लूंगा तो 3 लाख का लोन लेना पड़ेगा। 4 + 1, 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, है ना। यहां 5 is 0 and 0 और 5 कुछ भी। सो इसका मतलब गाड़ी एक एसेट खरीदने के लिए मेरे पास तो दो ही जगह से पैसे आ सकते हैं, या तो मेरे खुद के पैसे या फिर उधार के पैसे। ठीक है, जो मेरे पैसे हैं, जो बिजनेस का पैसा है, बिजनेस का, उस बिजनेस के पैसे को कंट्रीब्यूट कौन करता है? बिजनेस के पास पैसा कहां से आया था बताना जरा मुझे। बिजनेस के पास पैसा कहां से आया था? सर आपने हमें सिखाया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपने बोला था
जब बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेसमैन पैसा लगाता है। आपने कहा था कि जब बिजनेस शुरू होता है तो सारा पैसा कौन लगाता है? बिजनेसमैन। इसका मतलब बिजनेस के पास जो पैसा आया है वो कहां से आया है? बिजनेसमैन से आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल को ही हम कहते हैं ओन फंड्स, अपने पैसे। कैपिटल को ही कहते हैं ओन फंड। ये हमारा पैसा है, बिजनेस का पैसा है कैपिटल, लेकिन ये कैपिटल दिया किसने था? बिजनेसमैन ने। तो इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि 5 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए हम अपने पैसे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? कैपिटल। और जो हमने बाहर से लोन लिया है, लोन उधार, वो क्या है हमारे लिए? लोन क्या होता है? लायबिलिटी। लोन क्या होता है? लायबिलिटी। तो एक बात बड़ी सही से समझ आ गई तुम्हारे को। हमारे पास एसेट है कार, लायबिलिटी है लोन, और ओन फंड्स हैं कैपिटल। अब सारी वैल्यूज तुम्हारे सामने हैं। गाड़ी कितने की है? 5 लाख की। लोन कितना लिया है? 2 लाख का। और अपने पैसे कितने लगाए हैं? 3 लाख। तो क्या एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल? अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? सेटिस्फाई हो गई ना? हो गई। ये रही अकाउंटिंग इक्वेशन, ये गई। इतना सिंपल सा तो है। हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कभी भी चेक कर सकते हैं, कभी भी। एक बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होते हैं उसके बदले पैसे कहां से आते हैं? एसेट को खरीदने के लिए पैसा कहां से आएगा? सर एसेट को खरीदने के लिए पैसा या तो हमारा पैसा होगा, बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया कैपिटल वो होगा, या फिर उधार का पैसा होगा। तीसरा तो कोई जरिया ही नहीं है पैसे आने का। तीसरा जरिया कहां है पैसे आने का? पैसे सिर्फ 2 ही तरीके से आ सकते हैं बिजनेस के पास, या तो बिजनेसमैन पैसे लगाएगा, ओन फंड्स कैपिटल, या फिर हम उधार लेंगे। कोई तीसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं है। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो हमारा पैसा होगा, बिजनेसमैन का पैसा कैपिटल, या फिर उधार का पैसा होगा लोन। इन दोनों से ही हम एसेट्स खरीदते हैं बस, हमेशा। हम ये बोल सकते हैं, कि क्या बोल सकते हैं हम, कि जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। लायबिलिटी एंड कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड्स, पैसा आने का जरिया। लायबिलिटी एंड कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फंड, पैसा आने का जरिया। पैसा आएगा कहां से बिजनेस के अंदर? 2 ही तरीके से पैसा बिजनेस के अंदर आता है, या तो बिजनेसमैन पैसा लगाता है या फिर हम लोन लेते हैं। तीसरी जगह से पैसा नहीं आता। ठीक है, तीसरी जगह से पैसा नहीं आता। और ये जितना भी पैसा हमारे पास आता है ये अल्टीमेटली एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, या फिर यूज ऑफ फंड्स। तो मेरे पास 5 लाख रुपए आए थे, कहां से? 3 लाख मालिक ने दिए, 2 लाख रुपए लोन लिया, सोर्स 5 लाख का सोर्स। और ये 5 लाख हमने यूज कहां पे कर दिए? एसेट्स के अंदर, कार। तो एक होता है सोर्स ऑफ फंड्स विच इज लायबिलिटी एंड कैपिटल, पैसा आने का जरिया, और एक होता है इसकी एप्लीकेशन, ये पैसा चला कहां गया, ये पैसा है किस रूप में, कहां पड़ा है ये पैसा? एसेट्स। ठीक है, ओके। अब मुझे पता है तुम्हारे मन में बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन वो सवालों के जवाब तुम्हारे को मिल जाएंगे, धीरे 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 मिलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब बच्चे पूछे सर एसेट बढ़ गया तो क्या होगा, लायबिलिटी घट गई तो क्या हो गया? अरे देखेंगे ना यार, सब कुछ देखेंगे। यहां तक जो मैंने बताया है वो तुम्हें समझ आया है? यहां तक
यहां तक बताओ। एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर होगा। एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सही है। अच्छा सर, आपने जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्या सर हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं? किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं? हाँ बेटे, इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल। ये लायबिलिटी को इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगी ये लायबिलिटी को इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगी। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल। ये भी एक तरीका है। अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे भी बोल सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सर फिर हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल इज ऑल्सो इक्वल टू लायबिलिटी। हाँ बेटे, ये भी सही है। क्या दिक्कत, क्या है, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, अच्छी नहीं लगती। ऐसे अच्छी लगती है, ऐसे मुझे ये अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छी लगती है, मजा आ जाता है देख के। और ऐसे भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे को अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसे भी अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी लगती है। ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन तो तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से समझ आती है। इसको कैसे समझते हैं? हमारे पास कहां से पैसा आया, सोर्स, और कहां पैसा चला गया, एप्लीकेशन। पैसा आया कहां से? या तो अपना पैसा आया, मालिक का कैपिटल, या फिर उधार का पैसा आया। दो जगह से पैसा आया और ये पैसा कहां पड़ा है? एसेट्स के रूप में पड़ा है, एसेट्स की फॉर्म में पड़ा है। ये पैसा कहां पड़ा है? आपके पास 3 लाख रुपए कैपिटल के आए थे, 2 लाख रुपए लोन के आए थे। ये कैसे है? ये कहां गए पैसे? ये किस रूप में कन्वर्ट हो गए? सर ये 5 लाख रुपए जो थे ना, ये कार की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये 5 लाख रुपए गाड़ी की फॉर्म में कन्वर्टेड है। इसका मतलब जो हमारे पास सोर्स था पैसों का, वो कहां पर अप्लाई हो गया? गाड़ी में अप्लाई हो गया, एसेट में कन्वर्ट हो गया। ये तो हमें समझ आता है। लेकिन सर फिर ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे समझाओगे? इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे समझाओगे? बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। देखो, तुम्हारे पास कार है 5 लाख रुपए की। तुम्हारे पास कार है ना, अभी जो खरीदी थी 5 लाख रुपए की। अगर मैं इस कार को बेच दूं और मान के चलो ये 5 लाख की कार 5 लाख में ही बेच दूं, एक बार सोचने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। मेरे पास वो जो गाड़ी है 5 लाख की मैंने खरीदी है, मान लो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने बस शोरूम से निकाली, मुझे 5 लाख की गाड़ी देख के मजा ही नहीं आया, ये क्या बना दिया, बेकार सी गाड़ी, मेरा मन नहीं है इसको खरीद के यूज करने का। खरीद तो लिया, यूज करने का मन नहीं है। तो मैंने किसी बंदे को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, ये गाड़ी ले ले यार मेरे से, खरीद ले, मैंने यूज भी नहीं करी है, चलाई भी नहीं है, ये ऐसी पड़ी है, ले ले। तो मैंने उसको बोला यार 5 लाख की मैंने खरीदी थी, 5 लाख में ही ले लेना। उसने कहा हाँ ठीक है सर, 5 लाख में ही दे दो। मैंने उसको 5 लाख में कार दे दी। बेटे अगर ये कार मैंने 5 लाख में बेच दी तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे हाथ में? वापस पैसे कितने आ जाएंगे हाथ में? 5 लाख। 5 लाख। क्या ये 5 लाख के 5 लाख हमारे पास ही रहेंगे पैसे? नहीं सर। इस 5 लाख में से सबसे पहले आपको लोन चुकाना पड़ेगा ना सर, 2 लाख रुपए का। ये जो 5 लाख रुपए आपके पास आएंगे, इसमें से 2 लाख का लोन भी तो चुकाना पड़ेगा। तो जो आपके पास एसेट है 5 लाख, उसमें से जब 2 लाख का लोन चुका दोगे तो जो बचेगा वो आपका पैसा होगा। जो बचेगा, एसेट्स में से लायबिलिटी चुकाने के बाद जो बचेगा हाथ में, वो हमारा पैसा है। जो बचेगा वो हमारा पैसा है। तो हम
कैपिटल को क्या बोलते हैं? तो हम कैपिटल को बोलते हैं, कैपिटल इज द रेसिडुअल बचा हुआ लायबिलिटी। कैपिटल भी तो बेटे लायबिलिटी ही है ना। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी ही तो है, क्योंकि वो बिजनेसमैन के पैसे हैं। वो पैसे हमारे पास जो आए हैं वो बिजनेसमैन के पैसे हैं। जब बिजनेस बंद होगा तो अल्टीमेटली ये पैसा किसको वापस करना पड़ेगा? बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को जो पैसे जाएंगे वो रेसिडुअल हैं। इसका मतलब जब हमारे एसेट में से हम लायबिलिटीज चुका देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारी कैपिटल के इक्वल होगा, वो हमारी कैपिटल के इक्वल होगा। सो कैपिटल इज दी रेसिडुअल लायबिलिटी, बची कुची लायबिलिटी। ओके, सही है। तो सर एक हो गया लायबिलिटी और एक हो गया कैपिटल, और आप कह रहे हो कि ये दोनों ही लायबिलिटी होती हैं। हां, ये दोनों ही लायबिलिटी हैं। ये दोनों ही लायबिलिटी हैं। ये आउटसाइडर को देने हैं पैसे। ये पैसे किसको देने हैं? आउटसाइडर्स। और ये कैपिटल लायबिलिटी किसकी है? इनसाइडर। इनसाइडर मींस ये पैसे हमने बिजनेसमैन को चुकाने हैं वापस, और लायबिलिटी मींस ये हमने बाहर वालों को चुकाने हैं। जैसे कि हमने बैंक लोन के पैसे चुकाने हैं, हमने क्रेडिटर के पैसे चुकाने हैं, है ना। तो ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये इनसाइडर्स लायबिलिटी। क्लियर है? तो कैपिटल होती है इनसाइडर की लायबिलिटी, क्योंकि हमारे घर का बंदा है, बिजनेसमैन हमारा है, घर का है। इनसाइडर लायबिलिटी, अपने बंदे के पैसे चुकाने हैं। ये बाहर लोगों के पैसे चुकाने हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी। क्लियर? ये हमने आउटसाइडर लायबिलिटी, बाहर वालों के पैसे चुकाने। अच्छा, कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी। ये इसका दूसरा नाम है। कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल का ही दूसरा नाम इक्विटी भी है। ठीक है? तो हम इसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, या फिर सिंपल इक्विटी। मालिक का पैसा कैपिटल, मालिक का पैसा इक्विटी, मालिक का ही पैसा ओनर्स इक्विटी। ठीक है? और जो बाहर वालों की लायबिलिटी होती है उसको बोलते हैं आउटसाइडर लायबिलिटी। ऑलराइट, चलो बस खत्म हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन करेंगे, खत्म। हमारे पास 20 सवाल हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं हमने, खत्म। कुछ नया नहीं आएगा अब, फिनिश। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, चलो सर, बहुत बढ़िया हो गया सर। आओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कैपिटल इज 3 लाख। कैपिटल कितना है? 3 लाख। अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी मींस आउटसाइड लायबिलिटी 2 लाख। कैलकुलेट एसेट्स। लो बताओ एसेट्स कितने होंगे? तो मैंने लिखा वी नो दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल,
देयरफॉर एसेट्स विल बी इक्वल टू 2 लाख की लाइबिलिटी प्लस 3 लाख का कैपिटल, विच मीन्स एसेट्स आर 5 lakhs which means assets are equal to 5 लाख। सर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा? नहीं ना। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर अब अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। कहता है एसेट्स आर 3,60,000, ओके, कैपिटल इज 2 lakhs, व्हाट आर द लाइबिलिटीज? ओ, इतना डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट सर, इट इज सो डिफिकल्ट। एसेट्स कितने हैं? 3.6, लाइबिलिटीज पता नहीं, कैपिटल कितना है? 2 लाख, तो लाइबिलिटी कितनी होगी? 1.6 lakhs, 1.6 lakhs। मजा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया मजा? सर अकाउंटिंग इक्वेशन करा दो, अकाउंटिंग इक्वेशन करा दो, अकाउंटिंग इक्वेशन करा दो। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ ऐसा ही आएगा पेपर में सवाल, ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में। सर हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता। ले फिर देख ले, चिंता क्यों करता है? एसेट्स 4.5 lakhs, आउटसाइड लाइबिलिटीज 2.5 lakhs, व्हाट इज द कैपिटल? ओ सर, assets is equal to liabilities plus capital. 4.5 is 2.5 plus capital. So capital is 4.5 minus 2.5, that is 2 lakhs. बेटे मैंने तो पेन ही रख दिया, मैंने तो पेन ही रख दिया। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? ए मजाक हो रहा है, मतलब ए मजाक हो रहा है? हाँ हाँ ये मजाक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटे, बताओ कैसा लगा? अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। मैंने फिर से बेटे पेन उठा लिया, तुम्हें ऐसा ना लगे। ये 1.6% बच्चे कौन से हैं जिनको ये भी समझ नहीं आया? शर्म नहीं आती उनको? उनको शर्म भी तो आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक बात को समझते हैं। बेटा इतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाए ऐसा हो नहीं सकता,
और इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ सर पैसे दिए हैं 1.5 घंटे के और आप 45 मिनट में ही छोड़ दोगे हमारे को, ऐसा हो नहीं सकता। यार तुम्हारी क्लास कब तक चलनी है? 5:15 से 6:45 तक है ना? ओके, आधी क्लास खत्म हुई है अभी। ओके सुनो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हमारे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और पूरी अकाउंटिंग हमारी डुअल एस्पेक्ट पे ही तो बेस्ड है। हमने बात करी ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तुमने हजारों जर्नल एंट्री पास करी है, सारी जर्नल एंट्रीज के अंदर डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। तुमने हजारों लेजर बनाकर पोस्टिंग करके देख ली, डेबिट और क्रेडिट बराबर निकल के आता है। तुमने ट्रायल बैलेंस भी बनाकर एंड में देख ही लिया ना कि डेबिट और क्रेडिट बराबर ही आता है। उसी के ऊपर तो ये इक्वेशन बैठी हुई है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इस इक्वेशन के ऊपर बाकी सारी चीजें बैठी हुई हैं। जैसे मर्जी बोल लो, जैसे मर्जी। आप ये भी कह सकते हो कि डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, आप ये भी कह सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। आप जैसे मर्जी कह लो, जैसे मर्जी कह लो, ठीक है ना? अब क्योंकि हमने जर्नल पहले सीख लिया तो हम ये कह सकते हैं कि जर्नल डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड था और डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से ही ये इक्वेशन बनाई गई है। आप ऐसा कह सकते हो। जो टीचर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पहले दिन कराता है, फिर आपको 10 दिन के बाद जर्नल कराता है, तो वो ये बोलता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर जर्नल बना है। जैसे मर्जी बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है? अब तो तुम्हें समझ आई गई बात है। तुमने साइकिल चलानी सीखनी थी, मैंने तुम्हें बोला कि बेटा जब भी तू साइकिल चलाने के लिए पहला पैर उठाएगा ना, पहला कदम, तो राइट वाला पैर रखना पेडल पर। तो तुमने क्या किया? साइकिल सीखते समय राइट पेडल पर ही हमेशा राइट लेग रखी और साइकिल चलानी सीखी। अब जब तुम सीख गए तो तुमने लेफ्ट वाला रख के भी तो चलानी आती है तुम्हारे को। ये थोड़ी कि तुम राइट पे ही चलते रहोगे, कभी लेफ्ट पे भी चल सकते हो कि पहले लेफ्ट वाला कदम रख लो, जैसे मर्जी कर लो, या क्या फर्क पड़ता है जब तुम्हें चलानी ही आ गई साइकिल। ऐसे ही जब तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, ये मैंने बता दिया, और डुअल एस्पेक्ट के बेस पर मैंने तुम्हें 3 चीजें सिखा दी पिछले 1.5 महीने में। सारी जर्नल एंट्री डुअल एस्पेक्ट, सारी लेजर्स डुअल एस्पेक्ट, पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। तो ये कौन सी नई चीज है? ये भी डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करेगी बेटे। इसके बाद बैलेंस शीट करेंगे, वो भी डुअल एस्पेक्ट को ही फॉलो करेगी। तुम अकाउंटिंग के अंदर जो मर्जी कर दो, रूल एक ही है, इसके अलावा कोई रूल नहीं बना अकाउंटिंग के अंदर। डेबिट विल ऑलवेज 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 बी इक्वल टू क्रेडिट। जब यह सिद्धांत फेल हो जाएगा तुम्हारी अकाउंटिंग फेल हो जाएगी, और जब यह सिद्धांत हमेशा ट्रू है तो तुम्हारी अकाउंटिंग हमेशा ट्रू है। ये याद रखना बस। ओके, तो सर आपने बोला कि अकाउंटिंग इक्वेशन इसके ऊपर बेस्ड है एंड दिस विल बी ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा ट्रू है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन जब मर्जी चेक कर ले हम, हमेशा सही होगी। हां, ये देख, तूने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2024 को, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर चेक कर, ट्रू निकल के आएगी। एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। थोड़े दिन के बाद तूने 15 जनवरी को चेक किया, क्या मेरे एसेट्स लायबिलिटीज के बराबर हैं? बेटे तब भी चेक करके देख लेना, तब भी सेम आएगी। सेम मतलब टैली करेगी, टैली। ऐसा हो सकता है कि यहां पर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में एसेट 5 लाख इज इक्वल टू 2 + 3 बन रही हो। यहां पर जब चेक करेगा तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में 10 इज इक्वल टू 5 + 5 बन रहा हो। मैच तो कर रही है ना, मैच करती चली जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करेगी। 5 इज इक्वल टू 2 + 3, 3 + 2 5, 10 इज इक्वल टू 5 + 5 मैच करेगी। थोड़े दिनों के बाद फिर चेक कर लेना, 30 जून को चेक कर लो तुम। 30 जून को जब तुमने चेक किया कि क्या मेरे एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है, तो बेटे फिर बराबर निकल के आएगी। मान लो ऐसे निकल के आ रही है, मैच तो चल रहा है ना,
बराबर चलती रहेगी ये, बराबर हमेशा। बस हमें नहीं पता ये किस वैल्यू पर बराबर होगी, लेकिन हमेशा बराबर होगी। जितने एसेट्स होंगे वो लायबिलिटी और कैपिटल के जोड़ के बराबर होंगे। तुम जब मर्जी चेक कर लो, तुम्हारे पास 365 दिन है ना, तुम्हारे पास साल में 365 दिन है। तुम डेली अकाउंटिंग इक्वेशन चेक कर लो, मैच करेगी। डेली, हर रोज चेक करो। 1 जनवरी को अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है, 2 जनवरी को मैच करेगी, 3 जनवरी को मैच करेगी, 4 जनवरी को मैच करेगी। साल के 365 दिन मैच करेगी। 5 = 5, 10 = 10, 25 = 25, अलग अलग वैल्यू पर मैच करेगी, लेकिन मैच जरूर करेगी। सर अगर हम 24 घंटे चेक करें रोज, तो क्या हर घंटे मैच करेगी? बेटे यस, हर घंटे मैच करेगी। तुम अभी चेक कर लो, 6 बजे तुम्हारी अकाउंटिंग की क्वेश्चन कितनी है, मैच करेगी। फिर 7 बजे चेक करना, मैच करेगी। फिर 8 बजे चेक करना, मैच करेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी ही करेगी बेटे, करेगी ही करेगी। सर क्या हम इसको हर मिनट भी चेक कर सकते हैं, हर सेकंड भी चेक कर सकते हैं? बेटे जैसे मर्जी चेक कर ले, मैच करेगी ही करेगी। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। सर अगर मैच ना करे तो बेटे तुम गलत हो, बस कहीं ना कहीं तुमने गलती करी है, इसलिए मैच नहीं हो रही। और मुझे बता सकते हो कहां गलती करी होगी? चलो पूछ ही लिया तुमसे मैंने आज, लो तुम्हारा वाइवा, मैंने तुमसे पूछ लिया कि अकाउंटिंग की क्वेश्चन हमेशा मैच करेगी। तुमने कहा हां सर हमेशा मैच करेगी। साल के 365 दिन मैच करेगी? हां सर साल के 365 दिन मैच करेगी। बेटे क्या हर दिन मैच करेगी, हर घंटा मैच करेगी, हर मिनट में मैच करेगी? हां सर मैच करेगी। अब मैंने पूछा अगर मैच नहीं कर रही, इसका मतलब, अगर मैच नहीं कर रही इसका मतलब हमने गलती करी, हमने, अकाउंटेंट ने गलती करी है। और मुझे बता दो अकाउंटेंट ने गलती कहां करी होगी? सबसे पहली गलती उसकी कहां होगी? सबसे पहली गलती, सर सबसे पहली गलती तो वही होगी ना जो सबसे पहला काम किया था। हां बेटे अगर गलती होगी, इफ अकाउंटिंग इक्वेशन डज नॉट मैच, ये एक इंडिकेटर है कि देयर इज एन एरर। अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं करेगी तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक सिग्नल है कि वो मैच नहीं कर रही ना, तूने गलती करी है। और फिर अगर वो गलती हुई है तो वो गलती कहां होगी? बेटे वो गलती जर्नल में होगी। 99% जर्नल में होगी। और अगर जर्नल में गलती नहीं है तो फिर गलती लेजर में होगी। मैं 99% जर्नल में इसलिए बोलता हूं क्योंकि बेटे जर्नल में ही गलती होती है, सबसे पहली गलती जर्नल में ही होती है। और अगर जर्नल में गलती नहीं हुई है तो फिर गलती लेजर में होगी। गलती तो है, ठीक है, यही होती है गलती सारी की सारी। ओके क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्योंकि बेटे लेजर में भी गलती हो जाती है ना, क्योंकि लेजर में आपने बैलेंसिंग करनी है, लेजर में आपने टोटलिंग करनी है, लेजर में आपने पोस्टिंग करनी है, तो यहां भी गलती हो सकती है। कैलकुलेशन एरर, कैलकुलेशन एरर, ठीक है। बाकी बातें बाद में करेंगे, रुको आगे चलते हैं। आगे, हाँ आगे चलते हैं। ओके अब ध्यान से सुनना एक चीज और वो दिमाग में घुसा लेना, दिमाग में
हमने कहा था एक बिजनेस है और एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को शुरू करते समय कैपिटल इन्वेस्ट किया था, राइट? ओके, क्यों किया था? ने किया क्यों था इन्वेस्ट? पैसा क्यों दिया था बिजनेसमैन ने अपना पैसा बिजनेस को? क्योंकि सर बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा। बिजनेसमैन ने बिजनेस को अपना कैपिटल इन्वेस्ट करके क्यों दिया था? अपना पैसा क्यों बिजनेस को दिया? ताकि बिजनेस प्रॉफिट कमा सके, बिजनेस प्रॉफिट कमा सके। सर अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट होगा किसका? अल्टीमेटली वो प्रॉफिट किसका है? सर सारा बिजनेस का प्रॉफिट अल्टीमेटली बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। मैं चाय वाला हूं, मैंने चाय की एक दुकान खोली। मैं कौन? चाय वाला, मतलब बिजनेसमैन। मेरी दुकान बिजनेस। मैंने अपनी दुकान, अपना बिजनेस ओपन किया, तो मेरे बिजनेस को ओपन करने का मेरी मंशा क्या थी? मेरा मोटिव क्या था? मेरा मकसद क्या था? मेरा पर्पस क्या था? ताकि मैं चाय का बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सकूं। अब अल्टीमेटली मैं जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा वो है किसका? अपनी जेब में ही तो डालूंगा, मेरा ही तो प्रॉफिट है। तो सारा प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेस मैन। सर अगर लॉस हो जाए तो? तब भी लॉस ऑल्सो बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। भाई बिजनेस तो नॉन लिविंग एंटिटी है, नॉन लिविंग एंटिटी तो कुछ कर ही नहीं सकती। नॉन लिविंग एंटिटी है ना, जिंदा थोड़ी है, वो तो कुछ कर नहीं सकती। उसका कर्ता धर्ता है कौन? बिजनेसमैन। तो अगर नफा होगा तो भी बिजनेसमैन का, और अगर नुकसान होगा तो भी बिजनेसमैन का, प्रॉफिट हुआ तो भी बिजनेसमैन का, लॉस हुआ तो भी बिजनेसमैन का। क्लियर हो गया? ओके। सर प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटे? प्रॉफिट निकलता है इनकम माइनस एक्सपेंस करके। और सर लॉस क्यों होता है? लॉस होता है एक्सपेंस माइनस इनकम के कारण से। जब कमाई खर्चे से ज्यादा तो मेरा मुनाफा, और जब खर्चे मेरी कमाई से ज्यादा तो मेरा नुकसान। और जब मैंने बोला कि प्रॉफिट और लॉस बिजनेसमैन को ही बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुनना ये लाइन को, इस लाइन को ध्यान से सुनना, सारा का सारा अकाउंटिंग इस लाइन के अंदर है। जब सारा प्रॉफिट बिजनेसमैन का ही है, जब सारा लॉस बिजनेसमैन को ही झेलना है, और प्रॉफिट और लॉस इनकम और एक्सपेंस के द्वारा बनता है, इनकम और एक्सपेंस के डिफरेंस को ही प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, तो क्या मैं इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो भी इनकम है जो भी एक्सपेंस हैं वो बिजनेसमैन को ही बिलोंग करते हैं? ऐसा भी बोल सकता हूं। सोच के देखो, एक बारी सोच के देखो। अगर मैंने प्रॉफिट कमाया, बेटे इसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे तुम्हारे को। सारे क्वेश्चन इस फंडे के ऊपर बेस्ड हैं, आगे के सारे क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे। मैंने बोला मैंने 90 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 90 रुपीज का, तो क्या ये 90 रुपीज का प्रॉफिट कैपिटल का ही है, बिजनेसमैन का ही है? हां सर, ये 90 रुपीज का प्रॉफिट बिजनेसमैन का ही है। और अगर मैं ये बोलूं कि ये 90 रुपीज मैंने कैसे कमाए, तो 130 रुपीज की मेरी इनकम थी, 40 रुपीज के मेरे खर्चे थे, तो 130 में से 40 माइनस हुए तो 90 की प्रॉफिट हुआ। और मैंने बोला ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? बिजनेसमैन को। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये 130 रुपीज की इनकम भी बिजनेसमैन की है और 40 रुपीज के खर्चे भी बिजनेसमैन के हैं? ऐसे भी तो बोल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि मैं यही बोलूंगा कि 90 रुपए का प्रॉफिट बिजनेसमैन का है। अगर मैंने ऐसे नहीं बोलना तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि बिजनेसमैन की 130 रुपीज की इनकम जनरेट हुई बिजनेस के द्वारा और 40 रुपीज का उसने खर्चा किया बिजनेस के द्वारा, इसीलिए 90 रुपीज का प्रॉफिट। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक बात पल्ले बांध लेना, सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस बिलोंग्स टू बिजनेस
मैन, बिलोंग्स टू बिजनेस मैन, खत्म। अब हम करेंगे नॉन स्टॉप क्वेश्चंस। कोई नया फंडा नहीं आएगा, कोई नया लॉजिक नहीं आएगा, कोई और बात नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कुछ नया नहीं आने वाला अब कुछ नया नहीं है, ठीक है। सही है। बस क्वेश्चन रह गए और कुछ नहीं है। अब हमारी 2 क्लासेस और लगेगी, वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। 10 तारीख और 11 तारीख। 11 तारीख को हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। आओ भाई आओ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कह रहा है एसेट्स की वैल्यू बताओ कितनी है, बताओ एसेट्स कितने हैं। उसने मुझसे क्या पूछा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होते हैं। मुझे क्या पता है, एसेट्स हमेशा कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होते हैं। तो अगर मुझे एसेट्स निकालने हैं तो मैं लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दूं तो एसेट आ जाएंगे। देखो डेटा चेक करो, कैपिटल कितना है 40,000, ओके। क्रेडिटर्स कितने हैं 25,000, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी 25,000, रेवेन्यू, इनकम, इनकम कितनी है 50,000, इनकम कितनी है 50,000। एक्सपेंसेस कितने हुए 40,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। और प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है सर, प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन, प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। इसका मतलब प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। तो टोटल कैपिटल कितना आ गया 50,000 प्लस टोटल लायबिलिटी कितनी है 25,000। इसका मतलब एसेट्स इज इक्वल टू 75,000, एसेट्स इज इक्वल टू 75,000। बोलो जी, ये बात समझ आई है? नहीं आई है। एक बच्चे ने थम्स डाउन कर दिया, उसको समझ नहीं आई बात। अच्छा ठीक है, ओके। जिस बच्चे को समझ नहीं आई उसको मैं बता देता हूं। बिजनेसमैन ने कैपिटल कितना लगाया था 40,000। बिजनेसमैन ने कैपिटल कितना लगाया था 40,000। इसका मतलब बिजनेसमैन का जो 40,000 पैसा है वो बिजनेस के पास पड़ा है। ये मतलब हुआ ना इसका, भाई बिजनेसमैन ने 40,000 रुपए बिजनेस को दिए। ये अलग एंटिटी है, ये अलग व्यक्ति विशेष है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। तो इसका पैसा इसके पास कितना है 40,000। अब ये जो भी प्रॉफिट कमाएगा, ये जो भी प्रॉफिट कमाएगा कितना, इसने प्रॉफिट कमाया 10,000। अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट इसने बिजनेस ने कमाया, ये पैसा भी किसका ही है, बिजनेसमैन का ही है। तो इसका मतलब बिजनेसमैन के 40,000 प्लस 10,000, तो बिजनेस ने बिजनेसमैन को 50,000 वापस करने हैं। इसीलिए हमने
40 प्लस 10 50,000 बना दिया टोटल कैपिटल। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर पोल ले लो, ले लेते हैं भाई पोल, ले ले पोल ले ले। बताओ क्लियर है यहां तक? पोल लेने में क्या है, पोल तो हम ले ही लेंगे। अभिषेक कह रही है सर फॉर्मेट, काहे का फॉर्मेट? प्लस माइनस करना है उसका भी फॉर्मेट चाहिए तुम्हारे को? प्लस माइनस का भी तुम्हें फॉर्मेट चाहिए? प्लस माइनस का भी फॉर्मेट चाहिए? सोचा नहीं था वैसे मैंने, पर चलो कोई बात नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे प्लस माइनस का भी फॉर्मेट चाहिए। मैंने कहा ठीक है, प्लस माइनस का फॉर्मेट देते हैं इस बच्चे को। लिखो फिर, लिखो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चे इतने छोटे छोटे सवाल पूछ लेते हैं, मैं क्या बताऊं। लाइबिलिटीज कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है? क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी 25,000 प्लस कैपिटल, कैपिटल कितना है 40,000 प्लस प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना आया था प्लस प्रॉफिट। क्यों? बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। तो ये प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल का ही पार्ट है। तो कैपिटल टोटल कितना हो गया 50,000। एसेट्स इज इक्वल टू 75,000। क्या फॉर्मेट देना भाई इसके अंदर मैंने? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता फॉर्मेट क्या देना है भाई इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर ए स्टार्टेड क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। बिजनेसमैन ने 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस की शुरुआत करी। ठीक है, इस दिन उसने कितना कैपिटल लगाया? कितना कैपिटल लगाया? 3 लाख रुपए। ओके, फिर कहता है उसने पूरे साल बिजनेस किया और साल खत्म हो गया 31 मार्च 2023 को। साल खत्म हो गया 31 मार्च 2023 को। ओके, जिस दिन ऑन 31 मार्च 23 एसेट्स 5 लाख के हैं, लायबिलिटीज 1 लाख की हैं। बताओ कितना उसका क्लोजिंग कैपिटल है और कितना उसने प्रॉफिट कमाया है। सवाल पूछ रहा है क्लोजिंग कैपिटल कितना है और उसने पूरे साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया है। बहुत सिंपल सी बात है, वेरी इजी। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन हर दिन मैच करती है, हर वक्त अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करती है। इसका मतलब यहां पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी, साल के एंड में भी तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगी।
तो हम क्या लिखेंगे, ऑन 31 मार्च 2023 एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर रोज मैच करनी चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन, हर रोज मैच करनी चाहिए। तो अगर मेरे एसेट्स 5 लाख के हैं, पूरा ही लिख देता हूं, बच्चा फिर ऐसे ही रोना शुरू कर देगा। 5 लाख के हैं, लायबिलिटीज 1 लाख की हैं, तो बताओ फिर कैपिटल कितना है। इस हिसाब से कैपिटल है 4 लाख रुपए का। तो पहला आंसर तो तुम्हारे पास आ गया। उसने पूछा था क्लोजिंग कैपिटल कितना है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब 31 मार्च 2023 को उसका कैपिटल का बैलेंस कितना है। 31 मार्च 2023 को उसके कैपिटल का बैलेंस है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। ओके, तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया। अब आते हैं दूसरे आंसर पर। जब इसने बिजनेस शुरू किया था, कितने पैसे लगाए थे सर। जब इसने बिजनेस शुरू किया था इसने 3 लाख रुपए लगाए थे, और पूरे साल के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर यही 3 लाख रुपए कितने बन गए, 4 लाख रुपए। तेरी जेब में कितने रुपए थे, 3 लाख, और साल के एंड में तेरी जेब में कितने रुपए हैं, 4 लाख। तो 1 लाख रुपए कहां से आ गए सर, प्रॉफिट। 1 लाख कहां से आ गए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। साल के शुरुआत में तूने पैसे लगाए थे 3 लाख, और साल के एंड में तेरे पैसे हो गए 4 लाख। तो ऐसा क्या हो गया कि तेरे 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए बन गए। मुझे भी बताओ ऐसे कैसे बन जाते हैं, 3 लाख के 4 लाख कैसे हो जाएंगे सर। प्रॉफिट कमाया 1 लाख का, ऐसे हो जाएंगे। जब आप प्रॉफिट कमाओगे तभी तो होंगे ना 3 लाख के 4 लाख, नहीं तो कैसे हो जाएंगे, समझे। ऐसे ही होंगे ना। अब तुमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए पैसे तुम्हारी उम्र है नहीं अभी, कर सकते हो, मम्मी पापा के अकाउंट से तो कर ही सकते हो, अगर वो तुम्हारे को दे दें अकाउंट अपना। तुमने 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, वो शाम तक 1.5 लाख रुपए के हो गए, तुमने 1.5 लाख में बेच दिए। तो तुमने लगाए कितने थे, 1 लाख, और अब वो वैल्यू कितने की दिख रही है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, 1.5 लाख। तो 1 लाख के 1.5 कैसे हो गए, बढ़ कैसे गए, प्रॉफिट कमाया। सेम तरीके से उसने पैसे लगाए थे 3 लाख, और अब उसके पैसे कितने के दिख रहे हैं, 4 लाख। तो ऐसा क्या हो गया कि उसके 3 लाख 4 लाख बन गए सर। प्रॉफिट कमाया 1 लाख का, तभी तो वैल्यू बढ़ गई, ओके। हाँ बहुत बढ़िया, चलो और आगे चलते हैं। लो वैसे तो अच्छा एक ही क्वेश्चन रह गया आज के लिए। ओ लास्ट क्वेश्चन, क्या बात है, वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 22 with a capital of 25,000 and a loan of 12,500। बिजनेस कब शुरू किया है, 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को कैपिटल कितना है, 25,000। और बेटे ये जो लोन लिया है, ये लोन क्या होता है, लोन तो सर लायबिलिटी होती है। ओके, लोन लायबिलिटी होती है।
मुझे तो पता ही नहीं था, धन्यवाद, तुमने बता दिया। तो जब उसने बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, तो बिजनेस की शुरुआत यहां से हुई थी। पैसा कैपिटल का 25,000 था और लाइबिलिटी लोन 12,500 थी। यहां से उसकी शुरुआत हुई थी। ओके, अब क्या हुआ? अब पूरे साल बिजनेस किया, बिजनेस किया, बिजनेस किया, बिजनेस किया, बिजनेस किया, पोजीशन बदल गई होगी। पोजीशन सेम थोड़ी रहती है यार, बिजनेस करते हो कभी कैपिटल बढ़ जाएगा, कभी कैपिटल घट जाएगा, कभी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, कभी लाइबिलिटी घट जाएगी, कभी एसेट बढ़ जाएंगे, कभी एसेट घट जाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा, ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी, तुम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहोगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके लेजर चेंज होंगे, लेजर के बैलेंसेस बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, सेम थोड़ी रहेगा, बदलते रहेंगे। ओके, तो 31 मार्च को तुम्हारी पोजीशन बदल गई। 31 मार्च को पोजीशन क्या है? 31 मार्च को एसेट्स हैं 50,000 रुपए के। तो एक बात तो बेटे हमें समझ आती है कि अगर साल की शुरुआत में कैपिटल था 25, लाइबिलिटी थी 12,500, तो इसका मतलब एसेट्स होंगे 37,500 के। सिंपल, सोचो सोचो, अकाउंटिंग इक्वेशन तो हर टाइम पर मैच होगी। तो अगर यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करोगे तो एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इसका मतलब हमारे एसेट्स कितने थे? 37,500, जो कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर थे साल की शुरुआत में। तो साल के एंड में एसेट्स कितने हैं? 50,000। एसेट्स कितने हैं? 50,000। साल के एंड में क्या कोई लाइबिलिटी है? साल के एंड में क्या कोई लाइबिलिटी है? जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, साल के एंड में, साल की शुरुआत में तो लाइबिलिटी थी 12,500 का लोन, क्या साल के एंड में लाइबिलिटी है? साल के एंड में क्या कोई लाइबिलिटी है? अब बच्चे कह रहे हैं नहीं है सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हां, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं हां। बेटे सुनो ध्यान से, अभी सुनो, उसने क्या बोला है? अंग्रेजी है ये, इंग्लिश। बोला क्या उसने? 31 मार्च को एसेट्स 50,000 के हैं। ये तो नहीं कहा कि लाइबिलिटी 0 है। उसने क्या बोला? एसेट्स 50,000 के हैं। क्या उसने बोला एंड लाइबिलिटीज आर 0? ये तो नहीं बोला। और क्या उसने तुम्हें यह बताया कि जो हमने लोन लिया था वो लोन वापस पे कर दिया? नहीं सर, ना हमें सवाल ने यह बोला कि लोन हैज बीन रीपेड, यह भी नहीं बोला, और यह भी नहीं बताया कि लाइबिलिटी 0 है कि नहीं है। तो तुम कैसे मान लोगे कि तुमने लोन पे कर दिया? नहीं पे किया लोन। इसका मतलब जो लाइबिलिटी पहले थी वही लाइबिलिटी अभी भी है। जो लाइबिलिटी पहले थी वो लाइबिलिटी अभी भी है। उसने ये तो बोला ही नहीं ना कि आपने लोन पे कर दिया। भाई मैंने लोन लिया और उसने बताया नहीं इस लोन का क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि लोन अभी भी है। नहीं तो सवाल बता देता मुझे कि लोन इज 0, लाइबिलिटी इज 0, लोन हैज बीन पेड बैक। उसने बोला तो है ही नहीं, उसने तो बताया ही नहीं मुझे। तो मैं क्या मान के चलूंगा? मैं ये मान के चलूंगा कि जो लोन मैंने लिया था साल की शुरुआत में वो लोन अभी भी चुकाना है, इट इज स्टिल देयर, मान के चलूंगा मैं। ओके, तो फिर इस दिन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? सो ऑन 31 मार्च 2022 अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट है 50,000 के, लाइबिलिटी इज 12,500, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज 37,500 और पहले कैपिटल कितना था? 25,000। प्रॉफिट
जो पैसा आपका 25,000 आपने लगाया था वो साल के एंड में 37,500 हो गया। कैसे हो गया सर? प्रॉफिट कमाया। तो क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को घटा दूं तो मेरे को यह पता चल जाएगा कि मैंने पूरे साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया है। खत्म। तो मेरे 25,000 रुपए 37,500 कैसे हो गए सर? प्रॉफिट कमाया इसलिए हो गए। प्रॉफिट कमाया है इसलिए हो गए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर इस लोन पर इंटरेस्ट भी तो दिया होगा। हां बेटे, बताना कितना इंटरेस्ट दिया होगा। सही कह रहे हो, इस लोन पर इंटरेस्ट भी दिया होगा। बताओ कितना दिया होगा? कैसे पता? तुम्हें कैसे पता चलेगा इस लोन के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट दिया? 1% दिया, 5% दिया, 6% दिया, 15% दिया, 0% दिया, कितना दिया पता है? तो जब पता ही नहीं है तो क्या करें? और अगर दिया भी है तो क्या करें? चलो अगर दे भी दिया, वो बच्चे की बात मैंने मान ली, मैंने 15% इंटरेस्ट दिया, क्या करूं फिर? मान ली मैंने तेरी बात, 15% मैंने इंटरेस्ट दे दिया, करूं क्या? क्या 15% इंटरेस्ट दे दूं, 16% दे दूं, 8% दे दूं, 4% दे दूं, नहीं दूं, इससे क्या मेरी ये अकाउंटिंग इक्वेशन, साल के शुरुआत वाली अकाउंटिंग इक्वेशन चेंज होगी? विल इट चेंज? इंटरेस्ट के देने ना देने से क्या मेरी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बदल जाएगी? साल के शुरुआत में नहीं बदलेगी। और इंटरेस्ट के देने ना देने से क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन बदल जाएगी? मेरे एसेट्स तब भी इतने के रहेंगे, मेरी लायबिलिटी तब भी इतने की रहेगी, मेरा कैपिटल तब भी इतने का आएगा। मैं इंटरेस्ट दूं ना दूं, हाउ डज इट मैटर? फर्क क्या पड़ता है उससे? ऐसे तो मैंने सैलरी भी दी होगी, सवाल ने तो बताया नहीं। ऐसे तो मैंने रेंट भी दिया होगा, सवाल ने तो बताया नहीं। ऐसे तो मैंने सेल करी थी, सवाल ने तो बताया नहीं। ऐसे तो मैंने परचेज करी होगी, सवाल ने तो बताया ही नहीं। भाई सवाल तो कुछ नहीं बताएगा तेरे को। और अगर चल बता भी दे, उससे क्या तेरी ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन बदलेगी? नहीं। क्या पहली वाली अकाउंटिंग इक्वेशन बदलेगी? नहीं। तो क्या तेरा सवाल बदलेगा? नहीं। क्या तेरा जवाब बदलेगा? नहीं। तो फालतू के क्वेश्चन अपने दिमाग में घुसाते क्यों? वाई? आप चीज को सिंपल क्यों नहीं रख सकते? चीज को सीधा क्यों नहीं रख सकते? आपको जरूरी जलेबियां बनानी है अपने दिमाग के अंदर, गोल 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 गोल। क्या क्या जरूरत क्या है घूमने की? सर इंटरेस्ट दिया होगा, सर सैलरी दी होगी, सर रेंट होगा, सर ये होगा। अरे होगा तो होगा, क्या करूं फिर मैं? इसीलिए तो अकाउंट्स तुम्हारे को डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि तुम अपना दिमाग ज्यादा चलाते हो। जहां चलाना है वहीं चलाओ, जहां नहीं चलाना है वहां मत चलाओ। फर्क थोड़ी पड़ेगा उस चीज से। ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 ही चीजें आती हैं: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आता ही नहीं है एक्सपेंस। सेल इनकम है, अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम आती ही नहीं है। क्यों टेंशन लेते हो फिर? वह बच्चा कह रहा है सर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, मैं तो टाइम वेस्ट करूंगा, यहां पर मैं टाइम वेस्ट करूंगा। क्या करूं? मेरी मर्जी। अब जब मैं किसी बच्चे के डाउट सॉल्व करूं तो टाइम मत वेस्ट करो, ना सॉल्व करूं तो सर पैसे दिए, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? चलो भाई ठीक है, आओ भाई। ओह सॉरी, आओ नहीं, जाओ भाई। खत्म हो गया आज का काम। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही था। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। कृपया करके ये 2 होमवर्क कर लेना और देखे जरा तुम्हारे क्या डाउट है। सर अगर इसमें लोन पेड होता तो क्या इक्वेशन बनती? बेटे अगर लोन पे हो चुका होता तो फिर एसेट्स लायबिलिटी 0 होती, तो एसेट 50,000
कैपिटल 50,000 के बराबर होता, और कैपिटल अगर 50 होता और ओपनिंग कैपिटल अगर 25 है, फिर प्रॉफिट 25,000 होता। ठीक है ना, फिर प्रॉफिट 25,000 होता। ओके, हाँ लिखें यार लिखें। कौन कहता तुम्हें नहीं लिखना भाई? राम अकाउंट लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? मोहन अकाउंट लिख दो, प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी है तुम्हारे मन में? पर्सनल अकाउंट अकाउंट ही तो है। ओके सर, इसमें अगर लोन पे, हाँ मैंने बता दिया सर, इसका फॉर्मेट है डीके गोयल की बुक में, तो उसके हिसाब से करें या ऐसे ही करें? बेटे ऐसे ही करो, डीके गोयल की बुक में अगर फॉर्मेट है तो मैं क्या करूं फॉर्मेट का? इन सवालों में कोई फॉर्मेट नहीं है, इसके बाद जब हम कल करेंगे ना क्वेश्चंस, कल तब फॉर्मेट आएगा, अभी नहीं है। अभी जितना किया है वो नॉर्मल है। हिमांशी कह रही है मेरे को समझ नहीं आया, ट्राई करोगे समझ आएगा। बीएससी इन होटल मैनेजमेंट कैसा है? बहुत बढ़िया है। लेजर प्रिंसिपल बुक क्यों है? उसमें हम प्रिंसिपल बुक क्योंकि बोलते हैं। खुद ही आंसर, खुद ही जवाब सवाल। ओके अरे कराएंगे यार, अभी तुम पता नहीं क्या बात करते हो। प्रॉब्लम पता है क्या है? जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत आगे जाकर सीख लिया है ना, वो ज्ञान देते हैं फिर। सर क्या हम लोग एक्सपेंस को डायरेक्ट डेबिट साइड लिख सकते हैं? नहीं, नो। सर व्हाई डिड यू ऐड प्रॉफिट इन कैपिटल? बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन, कैपिटल बिलोंग्स टू बिजनेसमैन, प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। ओके सर, हाउ प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल? ओ आई सी। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया भाई। बाकी बच्चे जा सकते हैं, जिन्होंने जाना है, क्लास खत्म हो चुकी है, वो जा सकते हैं। ठीक है, उनको बाय बाय। एक बच्चे ने ये सवाल कर लिया मेरे से, वो ये कह रहा है कि सर प्रॉफिट को हम कैपिटल का पार्ट क्यों मानते हैं? प्रॉफिट को कैपिटल का पार्ट क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं प्रॉफिट को कैपिटल का पार्ट? मैं बताता हूं। तूने बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लगाया 10,000 रुपए। बिजनेस शुरू किया, कैपिटल लगाया 10,000 रुपए। तो कैपिटल कैसे लगाया? कैश में लगाया। तूने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया ना, जो पैसा इन्वेस्ट किया वो क्या है? कैश। और दिया किसने? बिजनेसमैन ने, इसलिए देने वाला कौन है? कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 10,000 रुपए एसेट कैश, लाइबिलिटी 0 और कैपिटल इन्वेस्ट किया है 10,000। इसका मतलब 10,000 इज इक्वल टू 10,000। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई पहले दिन, जिस दिन बिजनेस शुरू किया। अब तूने सारा साल बिजनेस किया, साल खत्म हो गया। अब जिस दिन तेरा साल खत्म हो गया, उस दिन तूने एसेट चेक किए, तेरे पास क्या क्या पड़ा है। तो तूने चेक किया, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, मेरे पास मैंने डेटर से पैसे लेने हैं, मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास एसी पड़ा है, मेरे पास टीवी पड़ा है, मेरे पास फ्रिज पड़ा है, मेरे पास कार पड़ी है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास कैश है, मेरे बैंक में पैसे पड़े। तो तूने अपने एसेट चेक किए सारे के सारे। साल के एंड में तुमने सारे एसेट चेक किए, तो पता चला एसेट है 50,000 के। पता चला एसेट्स हैं 50,000 के। अब चेक किया तेरी लाइबिलिटी कितनी है। क्या तूने किसी को पैसे देने हैं? हाँ, तो तूने बोला जिनसे तूने स्टॉक खरीदा क्रेडिटर, तूने उसके पैसे देने हैं। तूने बैंक से लोन लिया था, तूने बैंक का लोन देना है। तूने अपने इंप्लॉय की सैलरी देनी है, सैलरी पेएबल। तूने मकान मालिक का रेंट देना है, रेंट पेएबल। तूने बिजली का बिल देना है, बिजली का बिल पेएबल। टेलीफोन बिल पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल। तो तेरी बहुत सारी लाइबिलिटी है। तो पता चला तेरी लाइबिलिटी कितनी है? 15,000 की। तो इस पोजीशन से मैंने क्या चेक किया कि बाकी पैसा किसका है। फिर अगर 50,000 का मेरे पास सारा सामान पड़ा है, एसेट, और इस एसेट के बदले मैंने लोगों के पैसे देने हैं 15,000,
तो फिर मेरा बिजनेसमैन का पैसा कितना लगा हुआ है? क्योंकि पैसा तो दो ही लोगों का लगता है बिजनेस के अंदर, पैसा दो ही जगह से आ सकता है बिजनेस के अंदर, या तो मालिक लगाएगा कैपिटल, या फिर उधार लोगे लोन, कोई तीसरे बंदे के पैसे नहीं होते। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बिजनेस में 50,000 के एसेट हैं और इन एसेट्स में से मैंने 15,000 की लायबिलिटी लोगों को देनी है, तो बाकी जो पैसे बच गए वो किसके हैं? सर वो पैसे बिजनेसमैन के ही तो हैं। अब इस पोजीशन को जब हम चेक करते हैं तो क्या पता चलता है? ऐसा क्या हो गया तेरे बिजनेस के अंदर कि तेरा कैपिटल 10,000 से बढ़कर 35,000 हो गया? क्या किया तूने बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट किया ना, क्योंकि प्रॉफिट लायबिलिटी को नहीं देना होता, बाहर वाले बंदे को पैसे थोड़ी देने हैं प्रॉफिट के। तूने बैंक से लोन लिया तो बैंक के लोन के बदले प्रॉफिट थोड़ी चुका देगा तू। प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? बिजनेसमैन को। क्योंकि अल्टीमेटली जब 50,000 के एसेट्स में से तू लोगों के 15,000 रुपए चुका देगा तो जो भी पैसा बचेगा वो किसका है? बिजनेसमैन का। और जब साल की शुरुआत से उसको चेक करेगा कि साल की शुरुआत में तो सिर्फ 10,000 से उसने बिजनेस शुरू किया था और साल के एंड में अब वो पहुंच गया 35,000 पे, तो इसका मतलब 25,000 का क्या है? प्रॉफिट। दैट इज वाई प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन। और किसी का तो पैसा है ही नहीं ना बिजनेस के अंदर, समझे? ओके है। क्योंकि जब तूने 15,000 की लायबिलिटी चुका दी, जिन जिनको तूने पैसे देने थे उन सबको पैसे दे दिए, अब जो बच गए वो किसके हैं? कौन लेने आएगा पैसे? बिजनेसमैन। क्लियर है? ओके। चलो आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट नहीं है, बाकी बातें कल करेंगे। बताओ कैसा लगा? कविशा, अभी देख लेता हूं कविशा तुम्हारे डाउट। बेटे बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, मैं सबके डाउट देखता रहूंगा? मैं नहीं देख सकता, नहीं दे सकता। दो बच्चे के डाउट देखूंगा मैं अब, एक कविशा के और एक मनीष के, बस दो ही बच्चों के डाउट रह गए हैं। मैं सिर्फ उन दो बच्चों के डाउट देखूंगा और किसी के नहीं। ठीक है? सही है। कविशा और मनीष सर, और अगर कहीं ये आ जाए इतना परसेंट रेंट दिया यार, बेटे ये तुम्हारे मन के ख्याल हैं, ये तुम्हारे मन के विचार हैं, इनको लगाम लगाओ। कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर थॉट्स। कुछ सीखना है ना अगर, तो आपको मेरे से आगे नहीं चलना है, मेरे साथ चलना है। तुम आगे भागते हो, रुक जाओ, वेट। सारे जवाब मिलेंगे तुम्हारे को, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन वक्त आने पर। वक्त से पहले नहीं दे सकता ना। सर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं होगा। अरे जब आएगा टाइम तो तुम्हें मिलेगा इसका जवाब। कौन था? कविशा। सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन व्हाई एक्सपेंस 40,000 हियर, वेयर वेयर it is written 40,000 because it is written income is 50, expense is 40, that is why income minus expense, income is 50, here it is written expense is 40, here it is written। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस 10,000 और वो प्रॉफिट बिलोंग्स टू बिजनेसमैन, इसलिए बिजनेस का कैपिटल हो गया 50,000। चलो ठीक है भाई, मेरे से आगे मत निकलो। मुझे पता है तुमने स्कूल में चीजें पढ़ ली हैं, स्कूल में तुम्हें समझ आई नहीं है, स्कूल में तुमने सवाल किया नहीं टीचर से, या तुमने किया और तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने तो दो। जब पहुंचूंगा तब बात करेंगे, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। ठीक है? वहां तक पहुंचने दो पहले, उसके बाद। ठीक है? तुम आगे निकलते हो यार, आगे, उससे उससे नहीं कुछ होगा। ठीक है? चलो कल मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन कर लेना 7, 8। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।